बरसात की रात थी। हवा तेज चल रही थी और खिड़कियों की झंझनाहट पूरे घर को डरावना बना रही थी। निशा घर के स्टोर रूम में पुराने सामान को तलाश रही थी। अचानक एक कोने में उसे लकड़ी का छोटा सा बक्सा दिखा। बक्सा खोलने पर उसमें धूल से सना पुराना रेडियो रखा था। वो रेडियो उसके दादाजी का था। दादाजी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे और उनकी मौत भी कुछ रहस्यमयी थी। निशा ने सोचा, चलो देखती हूँ अब भी चलता है या नहीं। उसने रेडियो का बटन घुमाया। पहले तो सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। निशा, ऊपर मत आना, मैं अभी जिंदा हूं। निशा के हाथ कांप गए। रेडियो उसके हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गया। उसकी आंखें घड़ी की ओर गईं। ठीक 12 बजे थे। वो डर गई और तुरंत कमरे से बाहर भागी। लेकिन तभी घर की ऊपर वाली मंजिल का दरवाजा चरमराकर खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दरवाजा कई सालों से बंद था, क्योंकि वो दादाजी का कमरा था। निशा को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सीढ़ियों की ओर खींच रही हो। वो चाहकर भी रुक न सकी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कानों में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। कमरे तक पहुंचकर उसने देखा, अंदर सब वैसा ही था जैसा 5 साल पहले छोड़ा गया था। मेज पर दादाजी का चश्मा रखा था, किताबें खुली थी, और सबसे हैरानी की बात, वहां भी एक रेडियो रखा था। यह कैसे हो सकता है? निशा बड़बड़ाई। नीचे तो अभी अभी रेडियो टूटा था, फिर यहाँ दूसरा कैसे? अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर वही रेडियो अपने आप चालू हुआ। आवाज आई, निशा, मैंने कहा था ऊपर मत आना, अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। निशा चीख पड़ी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। कुछ ही पलों में पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह घर वाले ऊपर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कमरा खाली था। निशा कहीं नहीं थी। सिर्फ जमीन पर टूटा हुआ रेडियो रखा था। उसकी स्क्रीन पर अजीब से अक्षरों में लिखा था। अगले दिन शहर के अखबारों में निशा के गायब होने की खबर छपी। पुलिस ने खूब खोजबीन की, लेकिन निशा का कोई सुराग नहीं मिला। घर वाले पूरी तरह से टूट गए थे। निशा की छोटी बहन मान्या अपने माता पिता के इस दुख को देख नहीं पा रही थी। उसे यकीन था कि इस घटना का संबंध दादाजी के पुराने रेडियो और उनके रहस्यमयी मौत से है। एक शाम मान्या ने हिम्मत करके स्टोर रूम में जाने का फैसला किया। वह वहीं लकड़ी का बक्सा ढूंढने लगी जिसमें निशा को रेडियो मिला था। बक्सा मिल गया, लेकिन इस बार उसमें रेडियो की जगह एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर दादाजी का नाम लिखा था। मान्या ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर दादाजी ने लिखा था, यह रेडियो सिर्फ एक रेडियो नहीं है, यह एक मायावी दुनिया का द्वार है। मैंने गलती से इसे चालू कर दिया था और तभी से एक बुरी आत्मा इसमें कैद हो गई है। वह आत्मा अब मुझे अपनी दुनिया में खींचना चाहती है। मान्या के हाथ कांप गए। उसने आगे पढ़ा। दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने उस आत्मा को रोकने के लिए रेडियो को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने से आत्मा और भी ताकतवर हो गई। वह अब उनके पूरे परिवार को निशाना बना रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, एक काला दर्पण जो मेरे कमरे की दीवार में छिपा है। उस दर्पण को सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही तोड़ा जा सकता है। ये जानकर मान्या ने घड़ी देखी। आज पूर्णिमा की रात थी। बिना समय गंवाए वह दादाजी के कमरे की ओर भागी। कमरे में पहुंचकर उसने दीवार पर एक अजीब सा निशान देखा। उसने उस निशान को दबाया और दीवार का एक हिस्सा हट गया। वहां एक काला टूटा हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही मान्या ने दर्पण को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर उभर आई। उसने देखा कि निशा और दादाजी एक अंधेरी वीरान दुनिया में फंसे हुए हैं और उनकी तरफ कोई अदृश्य परछाई बढ़ रही है। मान्या ने पूरी ताकत से उस दर्पण को तोड़ दिया। दर्पण के टुकड़ों से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा जगमगा उठा। कुछ ही पलों में निशा और दादाजी उसी कमरे में प्रकट हुए। वे दोनों पूरी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक दादाजी का शरीर हवा में घुलने लगा। निशा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अपनी यात्रा पूरी कर चुका हूं, अब तुम सब आगे बढ़ो।